Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today we will start next topic, which is nothing but derivation of Ohm's law derivation of Ohm's law on the basis of free electron theory or drift velocity, and it is very important topic. ओके तो इस आर्टिकल को ड्राइव करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टर्म, जैसे ओम्स लॉ आपका क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है ना, आपको मैंने कई बार वीडियोस में रिवाइज कराया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि जब किसी मेटेलिक वायर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, उस फोर्स के कारण वे क्या करते हैं, मूव करते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फोर्स के कारण वे लगातार एक्सीलेट होते हैं, बट ड्यू टू कोलिजन उनका लगातार कोलिजन होता रहता है आयंस के साथ, तो जिसके कारण उनकी वेलोसिटी एक्सीलेशन के कारण गेन करती है और फिर लॉस होता है, गेन लॉस ये प्रोसेस चलता रहता है। और हमें ऐसा लगता है कि एज एन एवरेज आपका जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वे कांस्टेंट एवरेज स्पीड से या वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या है, हमें ड्राइव करना है V/I इक्वल्स टू R इज़ ए कॉन्स्टेंट। तो हमें शो करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने किसी मेटेलिक वायर के अक्रॉस अप्लाई किया, उसके कारण जो उसमें करंट फ्लो हुई, उन दोनों का जो रेशो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की फॉर्म में हम क्या करेंगे कि उस पर जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसे और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे फाइंड आउट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रफली आपको कराने की कोशिश करूँगा, कम थ्योरी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा V को कैलकुलेट करने का और फिर होगा I को कैलकुलेट करने का। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज़ यू हैव ए वायर लाइक दिस, एक वायर है आपके पास, मेटेलिक वायर है, और उसे आपने क्या किया कि किसी सोर्स यानी कि बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो कितनी है, V है। सपोज़ कर ली ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके जो इधर मूव करेंगे। देखिएगा ज़रा, ऐसे मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मूवमेंट होगा, और जो इनकी स्पीड होगी वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। सपोज़ कर लीजिए इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कितनी है, VD है। क्लियर है। तो इसके कारण ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपकी करंट फ्लो करेगी I। सपोज़ कर लीजिए इस वायर की जो लेंथ है वो स्मॉल l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A है, और साथ में ये भी मानकर चलिए कि यहाँ पर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे बाय द हेल्प ऑफ ए बैटरी, तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होगा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट relation between electric current I and drift velocity of free
इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कंसिडरेशन नहीं कर रहे हम यहाँ पर कि आपका एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और बैटरी से कनेक्ट किया, वो सब कुछ छोड़िए, डायरेक्ट आर्टिकल के डेरिवेशन पर चलते हैं। आई विल बी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, वेयर ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कितना होता है आपने पढ़ा है, V इक्वल्स टू होगा आपका E मल्टीप्लाई बाय L। ओके, देखिए किस डेफिनेशन को यूज़ किया गया है यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स E इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा x। यहाँ पर देखिए डेल्टा x कितना है स्मॉल l, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो यहाँ पर देखिए V इक्वल्स टू कितना हुआ EL। L क्या है आपका, एक प्रॉपर्टी है वायर की जो उसकी लेंथ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कॉन्स्टेंट शो करना है V बाई I का रेशो। V बाई I का रेशो क्या करना है, कांस्टेंट शो करना है। इसके लिए आपको E को ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा जिन्हें आप वायर के लिए क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं अंडर फिजिकल कंडीशंस। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड होता है फोर्स से, किससे रिलेटेड होता है, फोर्स से। तो हम सिंस यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन each free electron will be F equals to Q into E. Q into E. We know, you know very well, charge on a electron is E, that is E into E. Okay, and according to Newton's second law, you can use here also vector form. Okay, if you take here vector form, then it will be vector F equals to minus के E into vector E. According to Newton's second law, F will be equals to m into A, where A is the acceleration in electron and m is the mass of the electron. So from equation second we will get m A equals to E into E. Okay, and we want to calculate E. Okay, then capital E will be equals to m A by small e. Okay, okay, you can put in equation first, put in equation first, then we get V equals to m L अपॉन E इंटू में A। अब आप देखिए इस वायर के केस में आप ये नहीं कह सकते कि A जो है आपका एक फिक्स कांस्टेंट है फॉर ए मेटेलिक वायर, तो इस A को भी हमें कन्वर्ट करना हो कुछ ऐसे पैरामीटर्स में जिन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ये डिफाइन कर सके कि ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन आपको कैसे मिलेगा, एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कैसे मिलेगा। सपोज कर लिए इक्वेशन आपकी क्या है, सॉरी 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके, एंड दिस इज फोर्थ। ओके, सो तो अब आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो आपको क्या पता होना चाहिए, हम यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी एंड देन फाइनल वेलोसिटी। सपोज कर लीजिए कि बैटरी से कनेक्ट करने से पहले, सपोज लेट अस कंसीडर द इनिशियल वेलोसिटी of the free electron before connecting battery
ठीक है, इज आर क्या है आपकी u1 वेक्टर कोमा u2 वेक्टर and u3 vector and so on up to un vector. Here we take the n collisions or n electrons, okay, and the velocities of free electrons after time tau 1 comma tau 2 comma tau 3 and up to tau n are vector v1 vector v2 vector v3 up to vector vn. Then बट हेयर रिमेंबर दैट, देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, सेम है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स अप्लाइड है वो भी क्या है, सेम, क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो भी क्या है, सेम। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉन्स में जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो जब एक्सीलेशन सेम होगा तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो आपकी क्या होगी, देखिएगा v1 वेक्टर v1 इक्वल्स टू वेक्टर u1 प्लस a इंटू वेक्टर, और वेक्टर फॉर्म लीजिएगा a tau 1 एंड v2 विल बी नथिंग बट v2 इक्वल्स टू वेक्टर u2 प्लस a वेक्टर tau 2, v3 नथिंग बट u3 प्लस वेक्टर a tau 3। रिमेंबर हियर वी विल टेक द वेक्टर फॉर्म, otherwise the answer will be wrong, okay, up to vn equals to un plus vector a tau n. Then we will take here the average value, okay, so you know very well vd is nothing but the average velocity of the free electrons after connecting the battery to the metallic wire, okay. So drift velocity of free electrons will be vector vd equals to vector v1 plus v2 plus v3 plus up to vn vector divided by n. Put the value here of v1 v2 v3 and vn by the help of these equations. Vector u1 plus a vector tau 1 bracket close plus vector u2 plus a tau 2 vector plus vector u3 plus a tau 3 up to, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखते हैं, कहीं और पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर नोट करते हैं। वेक्टर vd will be equals to u1 vector plus vector a tau 1 plus vector u2 plus vector a tau 2 plus vector u3 plus a vector tau 3 plus up to nth term un plus vector a tau n bracket close and divided by small n. Okay, now we will take initial velocities in a single bracket u1 plus vector u2 plus vector u3 and up to plus vector un divided by n plus, now a will be comes common vector a and inside the bracket will be tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n and divided by small n. Okay, there is a very important term here, this is the
velocities of the electrons before connecting the battery, and before connecting the battery the velocity of the free electron due to the thermal agitation. That means we can say that these velocities of the free electrons are the thermal velocities, and due to thermal velocities electrons move randomly on the zigzag path, due to which these electrons cannot cross the surface of the metallic wire. That means the average velocity of the free electrons will be 0. So we can write here 0 for the thermal velocities, and plus vector A, this is the average time between n collisions of the or for n electrons. So we can write here average relaxation time tau, that is Vd, vector Vd equals to vector A multiplied by tau. This is the required relation between, this is the very important relation between drift velocity and the relaxation time with acceleration of the free electrons. Okay, you can use this formula directly in this article also, but here I will try to derive this result also. Okay, so now we will put this value of vector A in equation 4. Then we will get implies that magnitude, now we take here magnitude. If you want to take here vector form, then you can take vector form. A will be equals to Vd by tau. ये क्या होगी इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म. ओके, नाउ पुट इन इक्वेशन 4th, then we get V equals to ml Vd by ml Vd divided by E tau. V equals to ml Vd by E tau. Now this is equation 5. So from equation 1st and 5th, then we get V upon I nothing but ml Vd upon E tau, and divided by what is the value of electric current? I equals to n EA Vd, and EA Vd which is nothing but ml Vd divided by n E square A tau multiply by Vd, and Vd से Vd कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ml divided by n E square A into tau. Now see this expression, okay, carefully. M is the mass of the free electron which is a constant, L is the length of the wire which is also a constant for a given wire, N is the number of free electron which is also a constant for a given material, and E is the charge on the free electrons which is also a fixed constant. A is the cross sectional area of the given wire which is also a constant for a given wire, and tau is the relaxation time. Relaxation time means the time taken by the free electron between two successive collisions. Okay, here three terms L and A, four, L and A and tau depends on the physical properties of the wire. If you increase the temperature, then there is a possibility that the length of the wire can be increased, or cross sectional area can be decreased or increased. And tau, relaxation time, if you increase the temperature, then the thermal agitation, thermal energy will be also increased, and due to which the free electrons can move randomly. There is a possibility due to which the free electrons collide very easily, earlier to earlier. Okay, तो उसके कारण आपका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो उसके कारण भी रेशो आपका चेंज हो सकता है. तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि विदाउट चेंजिंग एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर. ओके, सो
if the physical properties of the metallic wire remain unchanged, then the term ml upon ne square a tau will be a constant, okay, which is known as resistance, capital R. So V by I equals to R, which is Ohm's law, okay, and here that is R equals to ml by n e square a2, and this point is very very important. तो आपने सुना होगा कि जैसे जैसे कंडक्टर्स और मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उनका जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप देखिए कैसे इंक्रीज़ होगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोलिजन तेज़ी से तेज़ी होंगे, तो जल्दी से जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो ये डिनोमिनेटर में है तो इसलिए ये फैक्टर आपका इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस आपका लार्ज होगा। तो मेटल्स का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ होता है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है ना। चलिए, कोई वायर जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, किसी वायर का जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। implies that R is directly proportional to M, R is inversely proportional to cross sectional area, R is inversely proportional to the number of free electrons, R is inversely proportional to the relaxation time. Both are, all these relations are very very important to do some difficult numericals in the competition examinations. Okay, so see the video very carefully, and if you are in doubt please ask. Okay, so after this we will discuss another property, okay, so which is nothing but the specific resistance of a wire, metallic wire. Okay, thank you for watching this video.